मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के एक ऑडियो टेप ने एमपी की सियासत में नया भूचाल खड़ा कर दिया है। गरोठ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए सीएम शिवराज बीजेपी नेता राजेश चौधरी से बात कर रहे हैं और उन्हें पोरवाल समाज के लोगों को वोट देने के लिए मनाने की अपील कर रहे हैं। बदले में उन्हें अच्छे पद का प्रलोभन भी दे रहे हैं। हाँ, इससे पोरवाल समाज में भी जी हाँ जितना बेहतर हो सकता हो हाँ बिल्कुल, अभी स्थिति ठीक नहीं है। बिल्कुल करता हूँ ऐसा, है ना, बिल्कुल जरूर। कोई बनाने करने वाला मैं हूँ और अपन ही हार जाएंगे तो फिर हाँ नहीं खराब होगा, बिल्कुल इससे बेहतर स्थिति में पहुँचा दूंगा। नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा, धन्यवाद बोल। लेकिन ये 3 दिन में कोई कसर मत छोड़ो, बिल्कुल नहीं छोड़ो। इधर उधर खुश होती है कि राजेश के समर्थक कम कर रहे हैं ज्यादा। नहीं। शिवराज सिंह चौहान का टेप सामने आते ही कांग्रेस के तेवर आक्रामक हो गए हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल साइट्स पर वायरल हो चुके इस ऑडियो टेप को पहले अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया और फिर सीएम शिवराज पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। दिग्विजय ने चुनाव आयोग से भी मामले में कार्रवाई करने की अपील की है। ये चुनाव आचार संहिता की दोनों चीज विपरीत है। मुख्यमंत्री का प्रलोभन देना कि तुमको हम पद दे देंगे, इससे बड़ा सम्मान दे देंगे, और दूसरा पोरवाल समाज को जाति के आधार पर ये वोट के लिए सपोर्ट मांग रहे हैं। दोनों में ये चुनाव आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश की गरोठ विधानसभा बीजेपी विधायक राजेश यादव के निधन के बाद खाली हुई थी। गरोठ विधानसभा के लिए उपचुनाव 27 जून को होने हैं। गरोठ विधानसभा से बीजेपी के टिकट के लिए राजेश चौधरी मजबूत दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने टिकट चंद्र सिंह सिसोदिया को दे दिया। अब सीएम शिवराज का राजेश चौधरी से बातचीत का टेप आने के बाद इतना तो साफ है कि पार्टी को भीतरघात का डर सता रहा है। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे का राज राजस्थान में रहेगा या नहीं, इसके लिए आज का दिन राजे के बड़े इम्तिहान का दिन साबित हो सकता है। राजे आज नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली आ रही हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली में राजे पार्टी आला कमान से मिलेंगी और पूरे मामले पर अपनी सफाई देंगी, जिसके बाद पूरे मामले पर बीजेपी हाईकमान अपना रुख साफ करेगी। इस्तीफे का दबाव झेल रही राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरफ से उनके मीडिया सलाहकार महेंद्र भारद्वाज ने गुरुवार को प्रेस रिलीज जारी की और टीवी चैनलों को खुद से जुड़ी खबरों के लिए कसूरवार बताया। इस रिलीज में खुद के पक्ष में विधायकों के सामने आने, केंद्रीय नेतृत्व को इस्तीफे से इनकार करने और मान मनोबल के लिए मंत्रियों के दिल्ली जाने जैसी खबरों को झूठा बताया गया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा के इस्तीफे के मुद्दे पर पार्टी 2 गुटों में बटी हुई है। एक गुट वसुंधरा की सफाई से संतुष्ट है, जबकि दूसरा वसुंधरा को दोषी मानता है। सूत्रों का दावा है कि गडकरी और जेटली वसुंधरा राजे की पैरवी कर रहे हैं, जबकि खुद पीएम और अमित शाह वसुंधरा की भूमिका से खुश नहीं हैं। मीडिया के सामने आए जेटली ने गुरुवार को 2 टूक कहा कि पार्टी में कोई दागी नहीं है। Well, there is nobody who's tainted, please. पूरे मामले पर वसुंधरा राजे अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान वो कैमरों के सामने तो आई, लेकिन मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं हुई। मीडिया के सवाल पूछने पर उनकी सुरक्षा में तैनात लोगों ने मीडिया कर्मियों को पकड़कर धकेलने तक की कोशिश की। वसुंधरा राजे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का रुख बेहद आक्रामक है। विपक्ष राजे के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। सूत्रों की माने तो पार्टी के तमाम नेताओं को राहुल गांधी की तरफ से ये हिदायत दी गई है कि इस मामले को मानसून सत्र के शुरू होने तक ठंडा न पड़ने दिया जाए, ताकि संसद में सरकार की राह मुश्किल बनाई जा सके। लगातार देश जानना चाह रहा है, हम लोग जानना चाह रहे हैं कि जो इतना 2 हफ्ते से प्रकरण चल रहा है, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं उनके मंत्रियों के ऊपर, उनके मुख्यमंत्रियों के ऊपर, उस पर कोई भी टिप्पणी करने से प्रधानमंत्री जी परहेज कर रहे हैं। दिल्ली में गुरुवार को कांग्रेस ने वसुंधरा और स्मृति ईरानी दोनों का इस्तीफा मांगने के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। बड़ी तादाद में यहां इकट्ठा हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं डिग्री विवाद में फंसी स्मृति ईरानी के घर का घेराव करने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। वसुंधरा और स्मृति ईरानी के अलावा बीजेपी की मुश्किल पंकजा मुंडे भी बढ़ा रही हैं।
कांग्रेस पार्टी एक तरफ मुंडे के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है, तो दूसरी तरफ शिवसेना ने भी पंकजा पर लगे आरोपों को गंभीर बताकर बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी है। हालांकि सीएम फडणवीस पहले ही पंकजा की तरफदारी कर चुके हैं। आरोप गंभीर आहेत आणि मला असं वाटतं मुख्यमंत्री समर्थ आहेत ह्या आरोपांचं उत्तर द्यायला। ने जैसे मैंने कहा, अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी काबिल है सारे सवालों का जवाब देने। मुंबई में गुरुवार को कांग्रेस पंकजा मुंडे से इस्तीफे की मांग करने के लिए सड़कों पर उतर आई। कांग्रेस के महिला मोर्चे की कार्यकर्ताओं ने एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने पहुंचकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस पंकजा मुंडे के इस्तीफे और भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच कराने की मांग कर रही है। दिल्ली में कल आपातकाल लागू होने के 40 बरस पूरे होने पर बीजेपी ने खास आयोजन किया, जिसमें उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्हें आपातकाल के वक्त गिरफ्तार किया गया था। हैरानी की बात ये रही कि पार्टी इमरजेंसी के वक्त गिरफ्तार हुए और अपने ही सबसे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को न्योता देना ही भूल गई। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी मीडिया के इन सवालों पर कन्नी काटते नजर आए। इमरजेंसी के फंक्शन में आडवाणी जी को इनवाइट नहीं किया आप लोगों ने? सर आडवाणी जी को इनवाइट नहीं किया आप लोगों ने इमरजेंसी के फंक्शन में? आडवाणी जी को नहीं बुलाया, ये लोकतंत्र नहीं है। देश में 100 स्मार्ट सिटी के ड्रीम प्रोजेक्ट को साकार करने की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला बड़ा कदम बढ़ा दिया। दिल्ली के विज्ञान भवन में अगले 5 साल में 100 स्मार्ट सिटी बसाने की योजना शुरू की गई। पीएम ने ये साफ कर दिया कि स्मार्ट सिटी परियोजना किसी भी राज्य पर थोपी नहीं जाएगी। स्मार्ट सिटी के अलावा पीएम ने शहरीकरण पर केंद्रित 2 और परियोजनाओं को लॉन्च किया। इनमें शामिल हैं 500 शहरों के लिए अटल शहरी पुनर्जीवन एवं परिवर्तन मिशन और 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास योजना। हमारे देश के गरीबों को हम उनके नसीब पर नहीं छोड़ सकते हैं। हमारा दायित्व होता है, हमारी जिम्मेवारी होती है, और उस जिम्मेवारियों को निभाने के लिए अगर योजना पूर्वक अगर हम आगे बढ़ते हैं तो परिस्थितियां पलटी जा सकती हैं, स्थितियां सुधारी जा सकती हैं और लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड में एक बार फिर हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं। 4 धाम की यात्रा पर आए करीब 13,000 लोग राज्य में अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। आधा दर्जन से ज्यादा पुल पानी के सैलाब में बह गए हैं और कई अहम रास्ते बंद हो गए हैं। हालात एक बार फिर 2013 जैसी आपदा को याद दिलाने वाले हैं। उत्तराखंड की सरकार ने लोगों से धैर्य बनाए रखने को कहा है। सरकार के मुताबिक हालात अभी काबू में हैं। हालांकि सीएम साहब खुद राजधानी से दूर बैठकों में व्यस्त हैं। जगह जगह फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आज लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टरों को रेस्क्यू में लगाया जाएगा। उत्तराखंड में अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 4,300 लोग हेमकुंड में फंसे हुए हैं। करीब 1,200 यात्री केदारनाथ मार्ग पर फंसे हैं। 7,000 यात्री बद्रीनाथ में हैं। 3,000 यात्री गंगोत्री के सुखी के पार गंगोत्री मार्ग पर फंसे हैं। 600 यात्री गंगोत्री मार्ग पर सुखी के दूसरी ओर फंसे हैं और 350 यात्रियों के पिथौरागढ़ और धारचूला को जोड़ने वाले मार्ग पर फंसे होने की आशंका है। हालांकि इन आंकड़ों में उन लोगों का आंकड़ा शामिल नहीं है जो हैं तो गाँव में, लेकिन उनके गाँव का संपर्क शहरों से टूट गया है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह के निर्देश दिए हैं हम लोगों को, और जिस तरह से हमारी पहले से ही प्लानिंग थी कि अगर हाई अलर्ट है तो हम उसके लिए तैयार रहें, तो हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं। हर यात्री को हमने सुरक्षित स्थान पर रखा हुआ है। खाने पीने की पूर्ण व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है हमारे पास। अगले 2, 3, 4, 5 दिन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 दिन भी रास्ते बंद रहते हैं तो हमारे पास सफिशिएंट जो है स्टॉक्स इस पूरे एरिया में है। तो इस और पर हमारा तो प्रयास ये है कि 48 घंटे में हम सबको बाहर कर। गुजरात में भी आसमान से आफत बरस रही है। सौराष्ट्र के अमरेली में ही अब तक 34 लोगों के मरने की खबर है। 100 से ज्यादा मकान गिर गए हैं। पूरा बक्सरा शहर में मकानों और दुकानों में पानी दाखिल होने के कारण 100 से ज्यादा मकान गिर गए हैं। इलाके की बिजली को कटे हुए भी 1.5 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया है। वहीं शहर के तमाम अहम रास्ते भी कट गए हैं।
गुजरात के गिर सोमनाथ में भी बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। शहरों की तो जैसे सूरत ही बदल गई है, जहां तहां टूटे हुए मकान हैं और सड़कों पर मरे हुए पशु हैं। तो वहीं हजारों एकड़ में फैली फसलों का भी नुकसान हुआ है। गिर के जंगलों में भी बरसात के चलते शेरों के सड़क पर आने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दक्षिण गुजरात में बारिश के चलते भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। केवल 3 दिन में ही 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। सैकड़ों मकान गिर चुके हैं। सड़कों पर जहां तहां टूटे हुए पेड़ गिरे पड़े हैं। प्रशासन स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश जारी कर चुका है और मौसम विभाग ने अभी भी 24 घंटे भारी बारिश का अंदेशा जताया है। लगातार बारिश का असर जम्मू कश्मीर में भी देखा जा रहा है। महज साल भर पहले बारिश और बाढ़ की तबाही झेल चुकी घाटी पर बादल फिर से आफत बरसा रहे हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भारी बारिश के बाद भूस्खलन हो रहा है, जिसके बाद एहतियातन फिलहाल नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है, जिससे लोग हाईवे पर जहां तहां फंस गए हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा जिलों में बाढ़ के लिए अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दरअसल संगम में झेलम नदी का पानी खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुका है। इस खतरे के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की हिदायत दे दी गई है। आसपास के इलाकों की तस्वीरें भारी बारिश ने बाढ़नुमा बना दी है। असम में भी बाढ़ के हालात हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 21,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बारपेटा, धेमाजी, तिनसुकिया, मोरीगांव, बाक्सा और लखीमपुर जिलों के 72 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 863 हेक्टेयर में फसल पानी में डूबी हुई है। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने राहत शिविर भी खोले हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं, लेकिन राहत अभी ना के बराबर है। मोदी सरकार अच्छे दिन लाए या ना लाए, लेकिन केजरीवाल सरकार 1 जुलाई से दिल्ली के लिए महंगे दिन जरूर लाने जा रही है। थिएटर में फिल्म देखने से लेकर घर में टीवी देखने तक महंगा होने जा रहा है। प्रॉपर्टी कई गुना महंगी होने वाली है। दिल्ली के बाहर से दिल्ली में आने वाला हर सामान यानी चाय, चीनी और टूथपेस्ट से लेकर आपकी किचन और जरूरत का हर सामान, गाड़ियों का एंट्री टैक्स बढ़ने की वजह से महंगा हो जाएगा। इसकी घोषणा दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपने पहले ही बजट में की है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्र को विशेष तरजीह देते हुए राजधानी के सभी कॉलेजों और ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने का ऐलान किया है। शिक्षा के बजट में 106% का इजाफा किया है और 253 करोड़ का स्वराज फंड बनाया है। स्वराज फंड विधानसभाओं में लोगों की जरूरतों और अपेक्षाओं के मुताबिक विकास कार्यों पर खर्च होगा। हमने 2015-16 में कुल अनुमानित प्राप्तियां 41,500 करोड़ की आंकी हैं अध्यक्ष महोदय, जो लेखानुदान में स्वीकृत 37,769 करोड़ रुपए और 3,731 करोड़ रुपए अधिक हैं। प्राप्तियों और व्यय के प्रस्तावित अनुमानों में 371 करोड़ रुपए हम सरप्लस में रखने का प्रस्ताव रखते हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार का ये बजट विपक्ष के गले नहीं उतर रहा है। कांग्रेस जहां सरकार को कंफ्यूज्ड बता रही है, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इसे महंगाई की सौगात बता रही हैं। दिल्ली पुलिस ने अस्पताल में चोरी के आरोप में एक अफगानी नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की तस्वीरें दिल्ली के जामिया हमदर्द अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिसकी मदद से चोर गिरफ्त में आया। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह आरोपी पहले मोबाइल पर बात करने का नाटक करते हुए रेकी करता है और फिर डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकलते ही उसका आईपैड और मोबाइल लेकर बेखौफ होकर निकल जाता है। आरोपी ऐसी 12 वारदात कबूल कर चुका है। मंगलवार दोपहर गाजियाबाद के एक पेट्रोल पंप पर हुई लूट की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। बदमाशों ने न केवल पेट्रोल पंप मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी, बल्कि पंप के कर्मचारियों से मारपीट करने के बाद 16,000 रुपए लूट कर फरार हो गई। सीसीटीवी तस्वीरें होने के बावजूद पुलिस अब तक बदमाशों को नहीं ढूंढ पाई है। यूपी के गोंडा में रेलवे स्टेशन के बाहर का एक वीडियो सोशल साइट्स और व्हाट्सएप पर वायरल हो गया है। वीडियो में पुलिस वाले एक व्यक्ति को जबरन घसीटते और पीटते दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित गिड़गिड़ा रहा है और पुलिस वाले उसे डंडे मार रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस का कहना है कि ये व्यक्ति शराब पीकर हंगामा कर रहा था, इसलिए बल प्रयोग करना पड़ा।
पश्चिम बंगाल के भाटपारा में तृणमूल कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह की पत्नी उषा सिंह को विधायक के भतीजे ने घर में घुसकर गोली मार दी। विधायक और उनका भाई दोनों ही फिलहाल बंगाल से बाहर हैं। पीड़ित उषा सिंह का इलाज कोलकाता के अपोलो अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन आरोपी फिलहाल फरार है। यूपी के सीतापुर में गुरुवार को प्रधानी के चुनाव के दौरान दो गुटों के बीच अंधाधुंध फायरिंग हुई। इस गोलीबारी में एक पक्ष के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना पुलिस चौकी के सामने ही हुई है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। हालांकि अब जांच जारी है।